रोमानिया की सांसद द्वारा ब्राउन बियर की आबादी को नियंत्रित करने के लिए 481 ब्राउन बियर को मारने की मंजूरी दे दी गई है। वैश्विक स्तर पर इनके इस फैसले की आलोचना की जा रही है। अब यदि ब्राउन बियर की बात करें तो यह विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों पर रहने में सक्षम होते हैं, जैसे रेगिस्तानी किनारों, ऊंचे पर्वतीय जंगलों और बर्फ के मैदानों आदि। ये जीव 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों के तलवे पर चल सकते हैं और मनुष्यों की तरह अपने हाथों से चीजें उठा सकते हैं। भूरे भालू अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण शिकारी और बीज फैलाने वाले होते हैं। यह पेड़ों पर छोड़े गए खरोंच के निशान, एक दूसरे की गंध और साउंड के माध्यम से अपने प्रजाति के लोगों से संवाद करते हैं। भारत में भी ब्राउन बियर की उप प्रजाति निवास करती है, जिसे हिमालयन ब्राउन बियर के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम का परीक्षण करने के लिए तैयार है। यह तकनीक रॉकेट में यूज किए जाने वाले ईंधन से संबंधित है। आमतौर पर रॉकेट में 2 टैंक होते हैं, एक ईंधन टैंक और एक ऑक्सीडाइजर टैंक। ऑक्सीडाइजर का उपयोग ईंधन को जलाने के लिए किया जाता है। एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम के मामले में रॉकेट में ईंधन तो होगा, लेकिन ऑक्सीडाइजर नहीं होगा, क्योंकि यह सिस्टम ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। यह तकनीकी रॉकेट को काफी हल्का और अधिक कुशल बनाती है। हालांकि ऐसी तकनीकें केवल पृथ्वी के वायुमंडल की सघन परतों के भीतर ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, जहां ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। केरल में निपाह वायरस का एक मामला सामने आया, जिसमें 14 वर्षीय लड़के ने दम तोड़ दिया। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब है यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इसमें सामान्य बुखार और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह हेनिपा वायरस जीनस का सदस्य है, जो पैरामाइक्सोविरेडे परिवार का हिस्सा है। इसकी पहचान सबसे पहले 1999 में मलेशिया में सुअर पालन करने वाले किसानों में हुई थी। वर्तमान में इस वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर के जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में जानकारी देने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा इसी अवसर पर मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकथॉन भी लॉन्च किया गया। यह हैकथॉन इनोवेटिव खनिज खोज तकनीकों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जियोफिजिकल डेटा संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे नए खनिजों में विशेष रूप से गहराई में छिपे हुए खनिज निकायों की पहचान की जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री ने नेपाल के कई नेताओं से बागमती नदी की बाढ़ के बारे में चिंता व्यक्त की तथा नेपाल से बाढ़ को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण का आग्रह भी किया। बीते दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बागमती नदी का उद्गम शिवपुरी पहाड़ियों में बागद्वार क्षेत्र से होता है, जो मध्य नेपाल के काठमांडू घाटी से उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह नदी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर से होकर बहती है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह नदी तराई के मैदान से होकर बिहार में प्रवेश करती है, जहां ये कई बार बाढ़ का कारण बन जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के 18वें संस्करण में भारत को 146 अर्थव्यवस्थाओं में से 129वें स्थान पर रखा गया है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग शिक्षा क्षेत्र में आई गिरावट को दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं की उच्च नामांकन दर के बावजूद इसकी धीमी गति रही है। वहीं पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर 17.2% के करीब बना हुआ है। इसी कारण भारत शिक्षा के इस सूचकांक में 124वें स्थान पर है तथा इसका स्कोर 0.964 है। हालांकि 2023 में प्रकाशित 17वें संस्करण में भारत ने शैक्षिक समानता के मामले में पूर्ण 1.000 अंक प्राप्त किया था, जो उस श्रेणी में 26वें स्थान पर था। वैज्ञानिकों ने समुद्र तल में डार्क ऑक्सीजन की खोज की, जो गहरे समुद्र तल पर मौजूद धात्विक खनिज की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण बन रही है। यह इस धारणा को भी खारिज करता है कि केवल पौधे और शैवाल सहित प्रकाश संश्लेषक जीव ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि 4000 मीटर से अधिक की गहराई पर ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए था। वैज्ञानिकों ने बताया कि गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऑक्सीजन को उत्पन्न कर रहे हैं। यह नोड्यूल कई खनिजों का मिश्रण है। इनका आकार सूक्ष्म कणों से लेकर एक सामान्य आलू तक जैसा होता है। इस ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले पॉलीमेटेलिक
मेटेलिक नोड्यूल्स में कोबाल्ट, निकल, तांबा, लिथियम और मैग्नीज जैसी धातुएं होती हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। वे बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जलियांवाला बाग की घटना से वे बहुत दुखी होकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे और आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए 15 साल की छोटी उम्र में वे गिरफ्तार भी हुए। आगे जाकर वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए और अपने साथियों के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसे वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनकी मृत्यु हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस कदम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को इकोसिस्टम को मजबूत करना है तथा उद्यमशीलता की भावना और नवाचार को बढ़ावा देना है। अब एंजल टैक्स की बात करें तो यह एक प्रकार का आयकर है जो तब लगाया जाता है जब गैर सूचीबद्ध कंपनियां किसी निवेशक को उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती हैं। इस उचित मूल्य से अधिक कीमत पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर यह टैक्स लगाया जाता है। लाइबेरिया के सीनेटरों के एक समूह ने राजधानी मनरोविया को स्थानांतरित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजधानी स्थानांतरित करने का यह प्रस्ताव बार बार आने वाली बाढ़ के कारण रखा गया है। इसके अलावा विश्व बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2030 तक ग्रेटर मनरोविया जिले में समुद्र का स्तर 16 सेंटीमीटर बढ़ सकता है तथा समुद्र स्तर में यह वृद्धि 1993 में 0.07 इंच प्रति वर्ष हुआ करती थी, जो वर्तमान में बढ़कर 0.17 इंच प्रति वर्ष हो गई है। लाइबेरिया पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। यह देश उत्तर पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर पूर्व में गिनी और दक्षिण पूर्व में आइवरी कोस्ट के साथ सीमा साझा करता है। एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एनपीएस वात्सल्य नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसकी घोषणा हुई है केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। यह योजना माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू करने में सक्षम बनाएगी। इसे बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं और बच्चे के 18 साल के होने पर इस स्कीम को नॉन एनपीएस स्कीम में बदला जा सकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रयासों से वनों की कटाई पर लगाम लगी है, लेकिन वनों को जंगल की आग और कीटों से खतरा बना हुआ है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 तक वार्षिक 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र अर्जित किया है। इस अवधि के दौरान वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस सूची में चीन अधिकतम वन क्षेत्र में वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस मिशन के तहत देश भर में 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इस मिशन ने 5 वर्षों में ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को 3 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कवरेज हासिल किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से हर ग्रामीण घर में सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना था। यह मिशन मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण पर जोर देता है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम दुनिया भर में भीषण गर्मी, बाढ़, बेमौसम बरसात जैसी घटनाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। इसी बीच 21 जुलाई सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस दिन विश्व के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। इस दिन औसत तापमान पिछले 84 वर्षों की तुलना में अधिक दर्ज किया गया। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S ने इसके संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए। इसके अलावा C3S के वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले साल जून के बाद से हर महीना रिकॉर्ड सबसे गर्म महीना रहा। यह इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि वैश्विक औसत तापमान पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत ने हिंद महासागर में बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त किया है। इस टर्मिनल का प्रबंधन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसे भारत की चीन पर एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चीन इसके जरिए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। अब मोंगला बंदरगाह की बात करें तो यह बांग्लादेश के बागेरहाट जिले में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के तट से कुछ ही किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है।
इसके प्रबंधन से भारत का हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों के प्रमुख समुद्री स्थानों पर प्रभाव बढ़ेगा। बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया। इसे सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने सहित अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे तथा यह विधेयक ऐसे कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है, जिसमें 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है। यदि कोई सेवा प्रदाता ऐसे अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और उसकी सेवाओं को 4 साल के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार एक क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी विकसित करेगी। क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी एक व्यवस्थित ढांचा है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वर्गीकृत करता है जिन्हें पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। यह कंपनियों और निवेशकों को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रभावशाली निवेश करने के बारे में जानकारी देता है। यह जलवायु जोखिम प्रबंधन, नेट शून्य ट्रांजिशन प्लानिंग और क्लाइमेट डिस्क्लोजर में सहायक है। कई देशों ने या तो अपने टैक्सोनॉमी पर काम करना शुरू कर दिया है या उसे अंतिम रूप दे दिया है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा और मैक्सिको कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी विकसित की है। भारत खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने इसके दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। ट्रायल के दूसरे चरण में एडी यानी एडवांस्ड एरिया डिफेंस एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल सिस्टम में विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित कई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों को शामिल किया गया। यह 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने में सक्षम है। इसे लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थात यह एंडो से लेकर लो एक्सो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र में कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगा। लद्दाख की 58 पंचायतों ने टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा हासिल किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय टीबी प्रभाग और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई। पिछले साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के मौके पर टीबी मुक्त पंचायत पहल शुरू की गई थी। इसका मकसद टीबी से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन में स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना था। यह पहल टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत सरकार ने इसे 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 2 उन्नत जहाजों में से पहले जहाज त्रिपुट को गोवा में पानी में उतारा गया। यह जहाज 125 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसकी गति अधिकतम 28 समुद्री मील प्रति घंटा है। यह उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस है। त्रिपुट जहाज उन 2 युद्धपोतों का हिस्सा है जिन्हें भारत स्वदेशी तौर पर रूस की मदद से बना रहा है। ये जहाज रूस से प्राप्त किए गए तलवार श्रेणी के जहाजों से समानता रखने वाले होंगे। इन्हें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तौर पर रूस की मदद से बनाया जा रहा है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए वित्त पोषण पर केंद्रित है। इसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए वित्त पोषण को मापने के लिए एक नई परिभाषा और पद्धति पर जोर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में इसके लिए वित्त पोषण की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इसके अलावा यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 2.1 और 2.2 के लिए वार्षिक वैश्विक निगरानी से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट को 5 विशेष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है। एजेंसियां हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन। टाइफून गेमी, जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफून कैरीना के नाम से जाना गया, यह एक सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून गेमी ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंच गया है। इस साल चीन के पूर्वी समुद्री तट पर आने वाला तीसरा और सबसे शक्तिशाली तूफान है। वहीं इसके चलते फिलीपींस में 22 लोगों की और ताइवान में 3 लोगों की मौत हो गई है तथा 220 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और इन क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की व्यापक घटना देखने को मिली है। शाहरुख खान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्हें पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया। इसी के साथ इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। इस संग्रहालय को मशहूर हस्तियों की मोम की मूर्तियों के लिए जाना जाता है।
संग्रहालय में शाहरुख खान का मोम का पुतला भी मौजूद है। इसके अलावा शाहरुख खान को भारतीय सिनेमा में 100 से ज्यादा फीचर फिल्म करने के लिए करियर अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिया जाएगा। इस फेस्टिवल का 77वां संस्करण 7 से 17 अगस्त तक स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में आयोजित किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने लद्दाख में चट्टान की परतों में चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेषों को खोजा है, जिन्हें मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। इन्हें मैग्नेटोफॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। इसी तरह की खोज कुछ समय पहले बंगाल की खाड़ी में भी की गई थी। यहाँ मिले चुंबकीय जीवाश्म लगभग 50,000 साल पुराने बताए गए हैं। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया ज्यादातर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ व्यवस्थित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जीव चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हुए उन स्थानों पर पहुंचते थे जहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती थी। ये बैक्टीरिया अपनी कोशिकाओं के अंदर आयरन से भरपूर खनिज मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट के छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। इसकी खोज 1963 में साल्वाटोर बेलिनी ने की थी। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुई। 40 सैनिकों की इस टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिडेंट की बटालियन द्वारा किया जा रहा है। एक महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक भी इस दल में शामिल हैं। इस अभ्यास का आयोजन 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटोर में किया जाएगा। पहली बार यह अभ्यास वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच हुआ था। वर्ष 2006 में यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में बदल गया। वर्तमान में इस अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और शांति क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है।